नमस्कार। आज हम हमारे जेनेटिक खाके यानी जीनोम की गहराई में उतर रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जीनोम बस अलग-अलग जीन्स की एक लिस्ट है, लेकिन कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। हम बात करेंगे जीन्स के झुंडों की, मतलब जीन क्लस्टर, और डीएनए के उन हिस्सों की जो बार-बार दोहराए जाते हैं, जिन्हें रिपीट्स कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, वो एक एकेडमिक अध्याय से ली गई है, जो इन थोड़ी मुश्किल बनावटों को समझाता है। हाँ, और हमारा मकसद है इस जानकारी के सार को समझना कि जीनोम के ये दोहराए जाने वाले हिस्से आखिर बनते कैसे हैं, वक्त के साथ कैसे बदलते हैं, और हमारी आनुवंशिकी, विकास की कहानी और यहाँ तक कि कुछ बीमारियों को समझने में इनका क्या रोल है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि हमारा डीएनए सिर्फ निर्देशों का एक सीधा साधा सेट नहीं है, बल्कि दोहराव और खास पैटर्न से भरा एक डायनामिक दस्तावेज है। देखते हैं इसमें क्या राज छुपे हैं। शुरुआत करते हैं जीन परिवार से। जीन फैमिली, ये असल में क्या है और कैसे वजूद में आते हैं? जीन परिवार, हाँ, ये जीनोम के विकास की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। सोचिए, कभी किसी जरूरी जीन की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इसे कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। अब हमारे पास एक ही काम के लिए दो जीन हो गए। समय के साथ इन दोनों कॉपीज में थोड़े बहुत बदलाव, मतलब म्यूटेशंस, आ सकते हैं। कभी कभी तो एक कॉपी बिल्कुल नया काम करने लगती है, जबकि दूसरी अपना पुराना काम जारी रखती है। अच्छा। और कभी कभी ये मिलते जुलते जीन, जो एक ही पुरखे जीन से बने हैं, वो क्रोमोसोम पर आसपास ही पाए जाते हैं। बिल्कुल। और इसी समूह को जीन क्लस्टर कहते हैं। जैसे ग्लोबिन जीन का क्लस्टर है ना, जो हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये क्लस्टर हमें दिखाते हैं कि कैसे एक अकेले जीन से धीरे धीरे संबंधित जीन्स का पूरा परिवार विकसित हो सकता है। इन परिवारों में स्यूडो जीन का भी जिक्र आता है। ये क्या भला है? सुनने में तो जैसे नकली जीन लगते हैं। हाँ, आप इन्हें जीवाश्म जीन समझ सकते हैं। मतलब ये जीन परिवार के वो सदस्य हैं जो किसी जमाने में काम करते थे, लेकिन म्यूटेशन की वजह से अब निष्क्रिय हो गए हैं। वे अपने काम करने वाले रिश्तेदारों जैसे दिखते तो हैं, पर अब उनसे कोई फंक्शनल प्रोटीन या आरएनए नहीं बनता। ये जीनों में बिखरे हुए इतिहास के पन्ने जैसे हैं, जो बताते हैं कि अतीत में कौन से जीन थे और कैसे बदल गए। जीन क्लस्टर में सक्रिय जीन के साथ इन सूडो जीन का मिलना उनके विकास की कहानी पढ़ने का एक शानदार मौका देता है। ठीक है, ये तो हुई जीन्स के बनने और बिगड़ने की बात। अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जो इन क्लस्टर्स के आकार और बनावट को बदल सकती है। असमान क्रॉसिंग ओवर। ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? हाँ, इसे समझने के लिए मियोसिस को याद करते हैं। कोशिका विभाजन, जिससे स्पर्म और एग सेल्स बनते हैं। इस प्रोसेस में माता-पिता से मिले गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं और अपने हिस्सों की अदला बदली करते हैं। इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यह अदला बदली आमतौर पर बहुत सटीक होती है, मतलब एकदम बराबर। लेकिन अगर गुणसूत्रों पर एक जैसे दिखने वाले हिस्से हों, जैसे जीन क्लस्टर में दोहराए जाने वाले जीन, तब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, यहीं थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। कल्पना कीजिए कि दो एक जैसी रस्सियां हैं, जिन पर बराबर दूरी पर गांठें बंधी हैं। अगर आप अंधेरे में उन्हें बराबर मिलाने की कोशिश करें, तो हो सकता है एक रस्सी की गांठ दूसरी रस्सी की अगली गांठ से मिल जाए। अगर इस गलत अलाइनमेंट पर आप रस्सियों के टुकड़े अदल बदल दें, तो एक रस्सी छोटी और दूसरी लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो जीन क्लस्टर में भी ऐसा ही होता है। डीएनए के दोहराव वाले हिस्सों के कारण गुणसूत्र ठीक से अलाइन नहीं हो पाते। बिल्कुल, खासकर जहां दोहराव वाले सीक्वेंस बहुत ज्यादा होते हैं। इस गलत अलाइनमेंट की वजह से जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो डीएनए का लेन देन बराबर नहीं होता। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि एक गुणसूत्र में उस दोहराए जाने वाले हिस्से की, जैसे क्लस्टर में, एक या ज्यादा जीन की कॉपी कम हो जाती है। इसे कहते हैं डिलीशन। ओह, डिलीशन। हाँ, डिलीशन। और दूसरे गुणसूत्र में उसी हिस्से की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। इसे कहते हैं ड्यूप्लीकेशन। तो असमान क्रॉसिंग ओवर जीन क्लस्टर का साइज बदल सकता है, या तो जीन घटाकर या बढ़ाकर। ये जीन्स की संख्या में विविधता लाने का एक मुख्य जरिया है। और इस अदला बदली के असल जिंदगी में भी नतीजे दिखते होंगे, जैसे कि थैलेसीमिया नाम की बीमारी। हाँ, थैलेसीमिया एक सटीक उदाहरण है कि कैसे जीनोम की बनावट में छोटे बदलावों का सेहत पर बड़ा असर पड़ सकता है। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया खून से जुड़ी जेनेटिक बीमारियां हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता।
ये अक्सर ग्लोबिन जीन क्लस्टर में असमान क्रॉसिंग ओवर से होने वाले डिलीशन के कारण होती हैं। अलग अलग डिलीशन से अलग अलग ग्लोबिन जीन हट जाते हैं, जिससे बीमारी की गंभीरता भी अलग अलग होती है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ जीन हटाती है या कुछ नया भी बना सकती है? ये कुछ नया भी बना सकती है। हाँ, कभी-कभी असमान क्रॉसिंग ओवर दो अलग पर मिलते-जुलते जीनों के बीच में हो जाता है। इससे एक फ्यूजन जीन बन सकता है, एक हाइब्रिड जीन जिसमें एक जीन का शुरू का हिस्सा और दूसरे जीन का आखिरी हिस्सा जुड़ा हो। जैसे HB लिपोर, जो बीटा ग्लोबिन क्लस्टर में डेल्टा और बीटा जीन के बीच असमान क्रॉसिंग ओवर से बनता है। इस फ्यूजन जीन से बना प्रोटीन ठीक से काम नहीं करता और थैलेसीमिया जैसा असर पैदा करता है। तो ये प्रक्रिया एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ ये जीन डुप्लीकेशन से विकास के लिए नए रास्ते खोलती है, तो दूसरी तरफ डिलीशन या फ्यूजन जीन बनाकर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। ये जीनोम की लगातार बदलती प्रकृति को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। अब जीनोम में मौजूद एक और तरह के बड़े पैमाने पर दोहराए जाने वाले हिस्सों की बात करते हैं। राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए बनाने वाले जीन, ये हमारी कोशिकाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। क्यों? इनकी इतनी सारी कॉपीज की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम का मुख्य हिस्सा है और राइबोसोम हमारी कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्रियां हैं, है ना? हर कोशिका को ढेर सारे प्रोटीन बनाने होते हैं, जिसके लिए उसे बहुत सारे राइबोसोम चाहिए और उन राइबोसोम के लिए बहुत सारा आरआरएनए चाहिए। इसीलिए ज्यादातर जीवों के जीनोम में आरआरएनए जीन की सैकड़ों या हजारों कॉपीज होती हैं। इतनी सारी कॉपीज जीनोम में कैसे सजी होती हैं? क्या ये भी क्लस्टर में होती हैं? हाँ, ये आमतौर पर टेंडम रिपीट के रूप में होती हैं, मतलब एक के बाद एक सिर से पूंछ तक लगातार दोहराई जाती हैं। हर दोहराई जाने वाली यूनिट, मतलब रिपीट यूनिट, में कई तरह के आरआरएनए बनाने वाले जीन होते हैं और उनके बीच डीएनए के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर कहते हैं। ये पूरी यूनिट बार बार दोहराई जाती है। और ये नॉन ट्रांसक्राइब स्पेसर क्या करते हैं? जैसा नाम से लगता है ये किसी काम के नहीं। देखिए, ये सीधे तौर पर आरएनए तो नहीं बनाते, लेकिन जरूरी हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक जीव में आरएनए बनाने वाले जीन की सीक्वेंस लगभग हर कॉपी में एक जैसी होती है ताकि एक जैसा काम करने वाला आरएनए बने, वहीं उनके बीच के ये स्पेसर हिस्से लंबाई और सीक्वेंस में काफ़ी अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे जेनोपस, जो एक तरह का मेंढक है, उसमें देखा गया है कि स्पेसर के अंदर भी छोटे-छोटे दोहराव होते हैं, जिनकी संख्या अलग-अलग यूनिट में भिन्न हो सकती है, जिससे स्पेसर की कुल लंबाई बदल जाती है। ये वाकई में अजीब है कि काम करने वाले जीन बिल्कुल एक जैसे रहें, पर उनके बीच के स्पेसर इतने अलग हों। और कोशिका में ये आरएनए जीन पाए कहाँ जाते हैं? ये जीन क्लस्टर कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर एक खास जगह पर होते हैं, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस यानी राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री। हाँ, वही न्यूक्लियोलस ही असल में राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। इन जीन्स का एक साथ क्लस्टर में होना और न्यूक्लियोलस में पाए जाना इफेक्टिव आरएनए बनाने और राइबोसोम को जोड़ने के लिए जरूरी है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर जीनोम में किसी जीन की इतनी सारी एक जैसी कॉपीज हैं, जैसे आरएनए जीन की, तो उनमें समय के साथ अलग-अलग बदलाव, मतलब म्यूटेशन, क्यों नहीं जमा हो जाते? वे इतनी एक जैसी कैसे बनी रहती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हर कॉपी अपने हिसाब से बदलती तो उनमें धीरे धीरे अंतर आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि जीनोम में ऐसे तरीके मौजूद हैं जो इन टैंडम रिपीट्स को एक जैसा बनाए रखते हैं, यानी उन्हें समरूप या होमोजेनाइज करते हैं। एक अहम तरीका है क्रॉसओवर फिक्सेशन। क्या ये वही असमान क्रॉसिंग ओवर है जिसकी हमने पहले बात की थी? ये उसी प्रक्रिया पर आधारित है, मतलब दोहराए जाने वाले हिस्सों के बीच गलत अलाइनमेंट और क्रॉसओवर। लेकिन यहाँ नतीजा सिर्फ कॉपी नंबर बदलना नहीं है, बल्कि किसी एक खास वर्जन को, मान लीजिए कोई नया म्यूटेशन या पहले से मौजूद वेरिएशन, उसको पूरे क्लस्टर में फैला देना है। सोचिए, एक रिपीट यूनिट में कोई बदलाव आया, अब असमान क्रॉसिंग ओवर की घटनाओं की एक श्रृंखला के जरिए ये बदली हुई यूनिट धीरे धीरे क्लस्टर की दूसरी यूनिट्स की जगह ले सकती है और आखिरकार पूरा क्लस्टर उस नए वर्जन को अपना लेता है। इस तरह क्लस्टर समय के साथ एक जैसा हो जाता है। एक और प्रक्रिया जीन कन्वर्जन भी इसमें मदद करती है, जिसमें डीएनए के एक हिस्से की जानकारी दूसरे मिलते जुलते हिस्से पर कॉपी हो जाती है, जिससे वे समान बन जाते हैं। तो मतलब जीनोम के अंदर ही ऐसे सिस्टम्स हैं जो इन दोहरावों को मेंटेन रखते हैं, उन्हें एक जैसा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब एक और तरह के दोहराव पर नजर डालते हैं, सैटेलाइट डीएनए। ये क्या चीज है? सैटेलाइट डीएनए भी अत्यधिक दोहराए जाने वाले डीएनए का एक प्रकार है।
इनकी दोहराई जाने वाली यूनिट्स आमतौर पर बहुत छोटी होती हैं, कुछ बेस पेयर से लेकर कुछ 100 बेस पेयर तक। और ये हजारों या लाखों बार एक के बाद एक मतलब टैंडम में दोहराई जाती हैं। इनका कोई ज्ञात प्रोटीन कोडिंग काम नहीं है, मतलब ये सीधे प्रोटीन बनाने के निर्देश नहीं देते। तो ये कहाँ मिलते हैं और इन्हें सैटेलाइट क्यों कहा जाता है? ये मुख्य रूप से गुणसूत्रों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जिन्हें हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन गुणसूत्र का घना जमा हुआ हिस्सा होता है, जहां आमतौर पर जीन कम होते हैं। खास तौर पर सैटेलाइट डीएनए अक्सर सेंट्रोमियर के आसपास मिलते हैं। सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के वक्त गुणसूत्रों को खींचकर अलग करने में मदद करते हैं। सैटेलाइट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब जीनोम के डीएनए को एक खास तकनीक से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं, तो ये दोहराए जाने वाले हिस्से अपने अलग बेस कॉम्पोजिशन की वजह से, मतलब ए, टी, जी, सी के अनुपात की वजह से मुख्य डीएनए से अलग छोटे सैटेलाइट बैंड्स के रूप में दिखते हैं, क्योंकि उनका घनत्व अलग होता है। क्या सभी जीवों में सैटेलाइट डीएनए एक जैसे होते हैं? नहीं, इनमें काफ़ी फर्क होता है। जैसे कीट पतंगों में, जैसे फल मक्खी ड्रोसोफिला में, सैटेलाइट डीएनए की रिपीट यूनिट बहुत छोटी हो सकती है, 5-10 बेस पेयर की, और एक ही प्रजाति में लगभग एक जैसी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्तनधारियों, मैमल्स जैसे जीवों में सैटेलाइट डीएनए की बनावट ज़्यादा जटिल होती है। स्तनधारियों में जटिल बनावट, जैसे चूहे के सैटेलाइट डीएनए में पदानुक्रमित संरचना का जिक्र है। इसका क्या मतलब है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर? हाँ, ये एक दिलचस्प खोज है। चूहे के मुख्य सैटेलाइट डीएनए की मूल रिपीट यूनिट करीब 234 बेस पेयर लंबी है। लेकिन जब इस 234 बेस पेयर के सीक्वेंस को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये खुद छोटे मिलते-जुलते सब रिपीट से बना है। ऐसा लगता है जैसे ये 234 बेस पेयर की यूनिट दो लगभग बराबर हिस्सों, करीब 117 बेस पेयर से बनी है, जो आपस में मिलते-जुलते हैं। फिर हर आधा हिस्सा आगे 2/4 हिस्सों, करीब 58 बेस पेयर में बटा है, और वे चौथाई हिस्से भी 8वें हिस्सों, करीब 29 बेस पेयर में बटे हैं, जो शायद और भी छोटे, करीब 9 बेस पेयर के प्राचीन दोहराव से बने हैं। अरे वाह, ये तो दोहराव के अंदर दोहराव वाली बात हो गई। जैसे एक बड़ी गुड़िया के अंदर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये कैसे बनी होगी? हाँ, बिल्कुल। माना जाता है कि ये संरचना शायद एक बहुत छोटे शुरुआती सीक्वेंस के, शायद 9 बेस पेयर के बार बार कॉपी होने, एम्प्लीफिकेशन, और फिर उन कॉपीज में धीरे धीरे बदलाव आने और एक दूसरे से थोड़ा अलग डाइवर्ज होने से बनी है। ये पदानुक्रम या हायरार्की हमें सैटेलाइट डीएनए के विकास की कहानी की एक झलक देती है। इस संरचना को समझने का एक तरीका है प्रतिबंध एंजाइम का इस्तेमाल करना। ये एंजाइम डीएनए को खास सीक्वेंस पर काटते हैं। क्योंकि सैटेलाइट डीएनए की रिपीट यूनिट्स में थोड़े बहुत अंतर आ गए हैं, कुछ यूनिट्स में काटने की जगह होगी, कुछ में नहीं। जब सैटेलाइट डीएनए को ऐसे एंजाइम से काटा जाता है तो अलग अलग लंबाई के टुकड़े मिलते हैं, एक रिपीट यूनिट वाला, 2 वाला, 3 वाला, जो इस हायरार्किकल बनावट को दिखाते हैं। ये तो जीनोम के अंदर छिपी एक आर्किटेक्चरल डिजाइन जैसा है। आखिर में एक और तरह के दोहराव का जिक्र था, मिनी सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट डीएनए से कैसे अलग है? मिनी सैटेलाइट्स भी टैंडम रिपीट हैं, मतलब एक के बाद एक दोहराए जाते हैं, लेकिन कुछ फर्क हैं। पहला, इनकी रिपीट यूनिट सैटेलाइट डीएनए से थोड़ी लंबी होती है, आमतौर पर 10 से 100 बेस पेयर के बीच। दूसरा और सबसे अहम, किसी एक मिनी सैटेलाइट लोकेशन पर इन रिपीट यूनिट्स की संख्या अलग अलग लोगों में बहुत ज्यादा अलग अलग होती है। इसीलिए इन्हें VNTRs भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, मतलब जिनकी संख्या बदलती रहती है। और लोगों के बीच ये दोहराव की संख्या अलग अलग क्यों होती है? ये भिन्नता मुख्य रूप से 2 वजहों से पैदा होती है और बनी रहती है। एक है डीएनए कॉपी होते समय रेप्लिकेशन के दौरान होने वाली स्लिपेज। जब डीएनए बनाने वाली मशीनरी दोहराव वाले हिस्से से गुजरती है तो वो फिसल सकती है, जिससे नई बनने वाली डीएनए स्ट्रैंड में रिपीट की संख्या या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। दूसरी वजह वही असमान क्रॉसिंग ओवर है, जो दोहराव वाले हिस्सों में कॉपी नंबर बदल सकता है। इन प्रक्रियाओं के कारण मिनी सैटेलाइट्स में रिपीट की संख्या काफी तेजी से बदल सकती है, जिससे आबादी में बहुत ज्यादा विविधता पैदा होती है। तो इस जबरदस्त भिन्नता का क्या फायदा है? क्या इसका कोई इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल। लोगों के बीच ये अत्यधिक भिन्नता मिनी सैटेलाइट्स को जेनेटिक एनालिसिस के लिए बहुत शक्तिशाली बनाती है। इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग,
क्योंकि लगभग हर इंसान में सिवाय आइडेंटिकल ट्विन्स के कई अलग-अलग मिनी सैटेलाइट लोकेशंस पर रिपीट की संख्या का एक अनोखा कॉम्बिनेशन होता है। इस पैटर्न का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जैसे फोरेंसिक साइंस में अपराधियों की पहचान के लिए। बिल्कुल। फोरेंसिक जांच में क्राइम सीन से मिले डीएनए सैंपल की तुलना संदिग्धों के डीएनए से करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग पितृत्व परीक्षण या पैटर्निटी टेस्टिंग में भी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मिनी सैटेलाइट पैटर्न का आधा हिस्सा माँ से और आधा पिता से पाता है। संतान के पैटर्न की तुलना माता पिता के पैटर्न से करके पारिवारिक रिश्ते पता किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन भिन्नताओं का उपयोग जीनोम में दूसरे जीन्स की लोकेशन पता करने, मतलब जीनोम मैपिंग में भी किया जाता है। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने जीनोम के कुछ बहुत ही पेचीदा लेकिन अहम हिस्सों को समझा। हाँ, हमने देखा कि हमारा जीनोम सिर्फ जीन्स की एक सीधी लिस्ट नहीं है। इसमें जीन परिवार और क्लस्टर जैसी संगठित संरचनाएं हैं जो जीन डुप्लीकेशन और बदलावों से बनती हैं। और इसमें तरह तरह के दोहराए जाने वाले डीएनए सीक्वेंस जैसे आरएनए जीन, सैटेलाइट डीएनए और मिनी सैटेलाइट्स बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। और ये संरचनाएं पत्थर की लकीर नहीं है, वे असमान क्रॉसिंग ओवर और रेप्लिकेशन स्लिपेज जैसी प्रक्रियाओं के जरिए लगातार बन और बदल रही हैं। सही कहा। और इन बदलावों के बड़े नतीजे होते हैं। वे विकास के लिए नई संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन थैलेसीमिया जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। दोहराए जाने वाले हिस्सों के जरूरी काम हो सकते हैं, जैसे आरएनए बनाना, या वे जीनोम की बनावट और संगठन में भूमिका निभा सकते हैं, जैसे सेंट्रोमियर के पास सैटेलाइट डीएनए। और जैसा हमने मिनी सैटेलाइट्स में देखा, उनकी भिन्नता के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे शक्तिशाली व्यावहारिक उपयोग हैं। तो जीनोम की इस बनावट और इसके बदलने के तरीकों को समझना हमें विकास की प्रक्रियाओं को, आबादी में आनुवांशिक विविधता के स्रोतों को और कई बीमारियों के मॉलिक्यूलर आधार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन दोहराए जाने वाले हिस्सों, खासकर सैटेलाइट डीएनए जैसे नॉन कोडिंग दोहराव को एक जमाने में जंक डीएनए यानी कबाड़ समझा जाता था, क्योंकि उनका कोई सीधा काम नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी है, हमें पता चला है कि कम से कम कुछ की संरचनात्मक भूमिकाएं हैं। तो सवाल ये है, क्या हम वाकई इन दोहराए जाने वाले क्षेत्रों के सभी कामों को जानते हैं? क्या जीनोम के इस डार्क मैटर में अब भी ऐसे राज छिपे हैं जिनका खुलना बाकी है, जो कोशिका और विकास के बारे में हमारी समझ को और बदल सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। लगता है जीनोम अभी भी अपने कई रहस्य खोलने का इंतजार कर रहा है।